अपनी बात लास्ट लेक्चर में ड्रॉप की थी, हम वहीं से बात को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। यानी कि हाइड्राइड्स से ही मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, सही है। तो हाइड्राइड से ही मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इस वक्त। हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड से। देखो हमारे पास बेटा हाइड्राइड जो हैं वो डिफरेंट सॉर्ट के हाइड्राइड्स हैं, सही है। हाइड्राइड्स कहते किसे हैं, कोई ज़रा मुझे बता दे, क्योंकि मैं पढ़ा तो चुका हूँ, तो इसलिए ज़रा मुझे अगर कोई बता दे कि हाइड्राइड्स किन्हें कहते हैं हम। Sir, binary compounds of hydrogen. दैट्स गुड। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज द हाइड्राइड्स, यानी कि बाइनरी कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स पाए जा रहे हो, उनको मिलाकर एक कंपाउंड बन जाए। उस तरह का कंपाउंड अगर हाइड्रोजन का हो तो उसे कहा जाता है हाइड्राइड्स। जैसे क्लोरीन के कंपाउंड को क्लोराइड्स कहा जाता है, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है, इसी तरह से हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहा जाता है। अब हाइड्राइड्स आपके पास कितनी तरह के होते हैं, ज़रा इस बारे में हम देख लेते हैं। हाइड्राइड्स देखो हमारे पास बेटा सबसे पहले जो हाइड्राइड्स पाए जाते हैं उनका नाम है सेलाइन। दूसरे जो हाइड्राइड्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। तीसरे जो पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, कोवलेंट, सही है। ये तीन जो हाइड्राइड्स है ना, यानी कि हमारे पास सेलाइन, कॉम्प्लेक्स और कोवलेंट, ये तीन हाइड्राइड्स हमारे पास स्टार्टअप के ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं उनके अंदर मामला जरा गैर हैं। वो कौन कौन से हैं, उनमें से हमारे पास ये हमने नाम सुने में तीनों ना बेसिकली। स्लाइन के आगे मैं बता दूं, उसका दूसरा नाम जो आपके लिए कॉमन होगा वो है आयोनिक। इसके बाद आपके पास आते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। फिर आपके पास आते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स, और फिर आपके पास इन दी एंड आते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ये सारे हाइड्राइड्स हैं जो आपके पास इस्तेमाल होते हैं और आपके पास आते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है। ये बेसिकली 6 हाइड्राइड्स हैं, यानी कि पूरा पीरियोडिक टेबल हमने इसके अंदर इस वक्त कंसिडर कर लिया अपने पास, जिसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि भैया ये टोटल 6 हाइड्राइड्स हैं जिनको हमने अपने पास कंसिडर कर लिया। अब ये 6 हाइड्राइड्स अलग अलग सीक्वेंस हैं, यानी कि मैं इस तरह बताऊं कि जो सेलाइन है ये ग्रुप नंबर 1A एंड 2A, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ग्रुप नंबर 1A और 2A, तो आपके पास बनता है ये सेलाइन। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की तो इसमें होते हैं ग्रुप नंबर 3A, सही है। और 3A के अंदर क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट करूं तो बात ये है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसको हम बहुत इन डीप देखेंगे दोबारा से एक बार सेलाइन को। कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 3A। अच्छा 3A के अंदर क्या है, 3A में बेसिकली हम बोरॉन और एल्यूमिनियम को ही कंसिडर करते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रुप आपके पास कोवलेंट। तो कोवलेंट में क्या होता है, ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 7 तक के हाइड्राइड्स आपके पास कहलाते हैं बेटा कोवलेंट हाइड्राइड्स। बात यहां तक समझ रहे हैं आप मेरी। अब हमारे पास है नेक्स्ट में पॉलीमेरिक। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में क्या है, देखो यहाँ हमने छोड़े थे बेरिलियम और मैग्नीशियम को, तो वो बेरिलियम और मैग्नीशियम आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सही है। मेटालिक हाइड्राइड्स में क्या है, मेटालिक हाइड्राइड्स में लाजमी नाम से पता चल रहा है मेटल, तो डी ब्लॉक। अच्छा डी ब्लॉक के अंदर खुसूसियत के साथ, मतलब खासियत के साथ जो आएंगे वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हैं, जिसके अंदर आपके पास कॉपर एंड जिंक फैमिली कंसिडर की जाती है। यहां तक बात सबको क्लियर है भाई? यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई भैया? जी सर क्लियर है। चलो अब देखो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पास सेलाइन को, यानी कि जो सेलाइन लफ्ज के माने भी मैं समझाता जाऊं, ये मेरे ख्याल से लिख लिया हो अगर या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो इट्स मच गुड। यस सर, ले ली स्क्रीनशॉट। चलो सही है, इट्स गुड हो गया। अच्छा हम थोड़ा सा पीछे से ही आ रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर असल में रिकॉर्डेड था और वो बहुत सडन रिकॉर्डेड था क्योंकि बारिश वगैरह के मामलात का था सीन, इस वजह से। तो खैर बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं सेलाइन पे। तो ये जो सेलाइन लफ्ज है, इस लफ्ज सेलाइन के माने क्या हैं?
सेलाइन किसे कहते हैं? सेलाइन कहते हैं बेटा सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस को। सेलाइन के लफ्ज माने हमारे पास होते हैं सॉल्ट लाइक, सही, सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस। अब अगर मैं बात करूं सेलाइन में, तो सेलाइन में हमारे पास ग्रुप नंबर 1A है और ग्रुप नंबर 2A है। तो भैया आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। यहां बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, रेडियम और स्ट्रोंटियम आपके पास आ जाते हैं। बात यहां तक सबको क्लियर है? जी सर। स्ट्रोंटियम नहीं है, सीक्वेंस गलत कर दीजिए। अच्छा अब देख लो भाई, कहानी ये है कि ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे इसके अंदर जो हाइड्राइड्स हैं वो पर्टिकुलरली ये वाले हैं सेलाइन। ये जो हाइड्राइड्स होंगे इन हाइड्राइड्स को हम नाम देते हैं सेलाइन, यानी कि सेलाइन दूसरे अल्फाजों में सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनका दूसरा नाम होता है आयनिक हाइड्राइड्स। इन्हीं का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं ट्रू हाइड्राइड्स। बात समझ रहे हैं? अभी जो हाइड्राइड्स की एक बुनियाद है, उस बुनियाद को जरा मैं समझाऊं कि हाइड्राइड्स बेसिकली किस सेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हाइड्राइड्स के अंदर होता ही है बेटा, हाइड्रोजन बिहेव करता है एज द H नेगेटिव आयन। अगर हाइड्राइड का कोई कंपाउंड है और आप उसे आयोनाइज करते हैं तो इन दैट फॉर्म आपके पास हाइड्रोजन हमेशा जनरेट करेगा H नेगेटिव आयन की फॉर्म में। बात यहां तक सबको समझ में आती है मेरी? यस सर। चलो आगे लेके चलते हैं इस कहानी को। हमारे पास देखो सेलाइन हाइड्राइड्स के बारे में मैंने डिफाइन किया था। मैं थोड़ा सा रैपिडली लेके चलूंगा क्योंकि पिछले लेक्चर में है, तुम लोग उस वीडियो से भी देख सकते हो, फिर नोट्स मिलेंगे तो उससे देख लेना। अच्छा, हमारे पास सेलाइन हाइड्राइड्स को कहा जाता है भाई ट्रू हाइड्राइड्स। इनको कहा जाता है ट्रू हाइड्राइड्स या आयोनिक हाइड्राइड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर H नेगेटिव आयन पाया जा रहा होता है। अगर मैं बात करूं इनकी प्रिपरेशन की कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इन सिंपल वे मेरे पास है लिथियम, मैंने इसे रिएक्ट कराया H2 के साथ और रिएक्शन के थ्रू मेरे पास बन गया LiH। इस LiH का नाम क्या होगा? कोई नाम बताएगा मुझे? नाम बता दो भाई, इस LiH का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहां तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, एक बहुत आसान सा सवाल मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं। वो सवाल मेरा ये है, कोई मुझे थोड़ा सा ये डिफाइन कर दे कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं 2 लिथियम लिए H2 के लिए, 2 सोडियम लिए H2 के लिए। इस इक्वेशन में यहाँ लिथियम हाइड्राइड बना है, यहाँ सोडियम हाइड्राइड बना है, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड बना है। इस इक्वेशन में एक कैल्शियम क्यों लिया 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए? वजह बता दो जरा जल्दी से। ये कैल्शियम को 2 की जरूरत पॉजिटिव 2 होता है। लास्ट एक मिनट नेगेटिव की जरूरत है। क्या मैंने सुना पॉजिटिव नहीं? 2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट शायद। That's good। देखो यहाँ पे एक लिथियम है, लिथियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, उसको हासिल करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर 2 हाइड्रोजन इन अ पेयर मिलते हैं ना हमेशा हमें, तो जब 2 हाइड्रोजन इन अ पेयर मिल रहे हैं तो इन दिस पेयर, जब हम इस पेयर की बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए 2 लिथियम चाहिए। कैल्शियम जो कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, वो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो वो एक ही एटम, कैल्शियम का एक सिंगुलर एटम, दोनों हाइड्रोजन्स को आपस में बराबर कर सकता है। बात यहां तक सब मेरी समझ रहे हैं? यस सर। चलो, बात यहां तक मेरे ख्याल में सबको मेरी समझ में आ गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक मिनट, ये कोई बच्चा आया है। अच्छा चलो आगे चलते हैं भाई इस कहानी में हम।
हमारे पास देखो एक सवाल आता है, मतलब इसे अगर तुम लोग 10 ईयर के अंदर देखो, पास पेपर जब तुम्हें मिलेंगे तुम लोग इसके अंदर देखना, अक्सर उबेशतर होता है हाइड्राइड्स को डिफाइन करना है, सारे हाइड्राइड्स के नाम लिखने हैं, और कुछ एक आध पर्टिकुलर हाइड्राइड्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिफाइन करना होता है। बात समझ रहे हैं? जिनके बारे में आपको क्या करना होता है, प्रॉपरली डिफाइन करना होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज की जानिब चलेंगे। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं इस लिथियम हाइड्राइड को आयोनाइज करता हूं, तो मुझे बताओ आयंस कैसे बनेंगे? Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव होगा और H नेगेटिव होगा, ऐसे होगा। सोडियम हाइड्राइड में भी यही होगा। अगर कैल्शियम की बात करता हूं तो ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर 2H नेगेटिव आ जाएंगे। यही कहानी होगी। या रिलेटेबल किससे, किस एक तरह का बॉन्ड है, एक तरह का कंपाउंड है, उससे जरा रिलेटेबल लग रहा है ये, जरा मुझे बताओ कौन सा कंपाउंड है, कौन सा बॉन्ड है, किससे रिलेटेबल लग रहा है ये थोड़ा? आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनसे ये खासा हमें रिलेटेबल सा नजर आ रहा है। देखो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इस तरह से समझो, कंपाउंड्स बेसिकली दो ही तरह के हैं। कंपाउंड्स बेसिकली कितनी तरह के हैं? सिर्फ दो ही तरह के हैं। उन दो तरह के कंपाउंड्स के अंदर ना आप अलग अलग वेरिएंट जनरेट कर होते हैं, यानी कि पोलर और नॉन पोलर ही होते हैं। उनको अदर वर्ड्स में आप कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का मामला है। अब जरा आओ चलो प्रॉपर्टीज की जानिब चलते हैं। प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखी थी, मैं बस एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कहा जा रहा है हमारे पास प्रॉपर्टीज में, दीज आर द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स। कोई मुझे वजह बता सकता है इनके सॉलिड होने की? एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स हैं, कोई मुझे वजह बता सकता है? इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। नहीं बेटे, वो तो आयोनिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ना। मैं पूछ रहा हूँ कि ये सॉलिड ही क्यों पाए जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है हमारे पास? देखो ये कंपाउंड जो है, हाँ क्या कहा बेटा आपने? मेटल्स हैं इसलिए। मेटल्स हैं, दैट्स गुड। जब मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स, सही जवाब दे रही हैं आप बिल्कुल। मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर उनके कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। तो उनके नेचर देखो, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि चीनी कैसी होती है, टेस्ट में कैसी है? स्वीट है। स्वीट है। मीठी होती है बिल्कुल ना। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, होती है ना, रेड कलर की गोल वाली मिर्च होती है, अक्सर कीमे में डलती है, हैं? और वो कुटी हुई होती हैं, यानी कि उसके बीज बीज नजर आ रहे हैं, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई। तो वो कैसी होती है? वो जायके में कैसी है? तीखी होती। बहुत तीखी होती है, ऐसी है। चलो ये दोनों के अलग अलग जायके हैं, मैं इन दोनों को एक जगह मिला देता हूँ पानी के अंदर। पानी में मैंने चीनी भी मिलाई, पानी में मैंने कुटी हुई मिर्च भी मिलाई। अब बताओ इस पानी का जायका कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? सर उनके जैसा ही होगा, चीनी का मीठा होगा और मिर्चों वाले का तीखा। दैट्स गुड। मैंने एक ही पानी में दोनों मिलाए थे, और अगर मैं दोनों को एक ही जगह मिलाता हूँ तो कुछ हिस्सा उसका मुझे मिठास देगा, कुछ हिस्सा उसका मुझे थोड़ी सी मिर्चें लगाएगा। तो यही सिचुएशन होती है जब आप कोई केमिकल कंपाउंड जनरेट करते हैं। तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा यही होता है कि दोनों साइड से मामला चल रहे होते हैं। यानी कि आयनिक का भी थोड़ा, अगर कोई कंपाउंड है मेटल है, तो उसका मेटल का भी थोड़ा सा रिलेशन होता है, नॉन मेटल का भी थोड़ा सा रिलेशन होता है। इसी बायमी इत्तेफाक के ऊपर जाकर ये कंपाउंड्स तकमील पाते हैं। बात समझ रहे हैं? सुखा दो शर्ट, हाथ में जगह नहीं है मेरे। लाओ बे, हमें दे दो, हमारे हाथों में बहुत जगह है। इधर कपड़े सूख रहे हैं यार, मतलब क्या चल रहा है? चलो आहिस्ता आहिस्ता माइक बंद होना शुरू हो गया है। आगे चलते हैं। बताया गया दे आर द सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि भैया ये मैटर है, मेटालिक कंपाउंड्स है मेजरली। तो एक मेटल की साइड है, उसकी वजह से ये सॉलिड कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया जाता है दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन द एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रांगली बेसिक। कोई मुझे इसकी वजह बता दे? इसकी वजह बता दो भैया। तो क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा दे आर द हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर स्ट्रांगली बेसिक। ये पानी के अंदर बहुत, यानी कि ये वाले जितने हाइड्राइड्स हैं ना, सारे जितने हाइड्राइड्स हैं, ये पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। और जब ये पानी में सॉल्युबल होते हैं,
हाँ बेटा पोलर नेचर है वाटर का, इससे सॉल्युबल होता है। सही है, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर वाटर का पोलर नेचर है तो इनके स्ट्रांगली बेसिक होने की वजह क्या है वो भी बता दे कोई मुझे जरा जल्दी से। सर मेटल्स हैं और जो है जब ये हाइड्रो वाटर के साथ करेंगे तो OH और मेटल कंबाइन होकर ऑब्वियसली NaOH इस दैट्स गुड। तरह LiOH। सबसे मेजर वजह ये रही कि ये हैं अल्कली मेटल्स। आओ देखो जरा, ये था भाई NaH सोडियम हाइड्राइड, इसे मैंने मिला दिया वाटर के साथ H2O के साथ, रिएक्शन के थ्रू मेरे पास जनरेट हो गया NaOH और साथ साथ मेरे पास जनरेट हो गया H2। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? बोर्ड के टॉप पर एक इक्वेशन लिखी हुई है NaH प्लस H2O, रिएक्शन के बाद बना NaOH और H2। बात यहां तक समझ में आई? कैसे हुआ कि ये सोडियम हाइड्राइड था? क्योंकि देखो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली से हमें पता चलता है कि दीज आर द वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये जैसी पानी में डिसॉल्व होंगे तो वो फौरन से वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी कि बेसिस जनरेट कर लेते हैं। और अल्कलीज का बना हुआ एक बाइनरी कंपाउंड, अल्कलीज का बना हुआ एक बाइनरी कंपाउंड जो होगा तो लाजमी सी बात है वो भी कुछ इसी तरह का मामला, वो भी कुछ इसी तरह का मामला शो करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, फिर बताया गया दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई मुझे जरा रिड्यूसिंग एजेंट समझा दे, किसे कहते हैं नॉर्मली? आप लोग माशाल्लाह से 9th के बाद फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिड्यूसिंग एजेंट्स किन्हें कहते हैं, कोई बताएगा मुझे जरा? दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या चीज? मैं आवाज क्लियर नहीं। सर खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर देता है। That's good. ये मैंने बिल्कुल बताया भी था, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखी वीडियो तो मैंने उसमें भी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो व्हाट डज दिस मीन, रिड्यूस हो जाना या रिडक्शन के माने क्या है? क्या होते हैं इसके माने, बताएगा कोई मुझे? सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और addition of hydrogen. Addition of hydrogen. These are the three sort of definitions for the oxidation and reduction. Addition of oxygen, removal of hydrogen or removal of electron means the oxidation process occurs. If there is a removal of oxygen, addition of hydrogen and the addition of electron occurs, so this must be the reduction process. ऐसी है भाई। तो ये reducing agent होते हैं, ये दूसरों को reduce कराते हैं in this sense के दूसरों में अपना हाइड्रोजन ऐड करा रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ये दूसरे सब्सटेंसेस में अपना हाइड्रोजन ऐड करा रहे होते हैं। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। एमसीक्यूज पूछा जाता है कि भैया बताइए ट्रू हाइड्राइड्स किसे कहते हैं। नाम दिए गए होते हैं 4 हाइड्राइड्स के नाम देते हैं और पूछा जाता है कि ट्रू हाइड्राइड्स किसे कहते हैं। तो ट्रू हाइड्राइड्स में हमेशा याद रखना कि ट्रू हाइड्राइड्स आर ओनली द आयोनिक हाइड्राइड्स या सेलाइन, जिन्हें आप कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स। These are the true hydrides. बात समझ रहे हैं? Due to the presence of H negative ion, H negative ion की presence की वजह से इन्हें कहा जाता है true hydrides. बात यहाँ तक सब मेरी समझ गए? सर सॉल्ट हाइड्राइड और स्लाइन एक ही बात है। Salt like, salt और hydride, स्लाइन के माने होते हैं salt like substance. स्लाइन के माने ही क्या होते हैं? Salt like substance होते हैं, salt hydrides नहीं होते। सॉल्ट हाइड्राइड्स लफ्ज नहीं बनेगा कोई मुस्तकिल, तो आप सेलाइन कह सकते हैं। बात यहां तक सबको समझ में आती है? मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट हाइड्राइड्स के ऊपर चलते हैं। फिर रब कर दूं? बोल दो भाई। लग रहा है गरीब तार। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है भाई? यस सर। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ बोर्ड रब कर दूं, फिर मैं आगे बात करेंगे हम। ताकि जी सर कर दें।
चलो सही है, बूट ड्रॉप कर देते हैं भाई। नेक्स्ट हाइड्राइड्स हमारे पास कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स, ऐसी है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स किससे बनते हैं? यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ कौन सी चीज ऐड होती है? सलाइन हाइड्राइड्स। बता दो भैया गरीबों। सलाइन हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ हम सेलाइन हाइड्राइड्स को ऐड करेंगे। अच्छा, ग्रुप 3 कॉम्प्लेक्स। ये हैं भाई आपके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इसमें होता क्या है? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, यानी कि आसान अल्फाज में कहूं तो 3A ग्रुप होता है प्लस हाइड्रोजन हो जाता है। बात यहां तक सब मेरी समझे? बात यहां तक समझ में आ गई सबको? भैया माजरत यार, जरा आज हमारा नेट जो है वो बहुत ज्यादा ही मसाइल कर रहा है। एक सेकंड रुको जरा। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे अपने पास दूसरे हाइड्राइड्स, यानी कि हमारे पास जो दूसरे हाइड्राइड्स हैं वो कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, यानी कि एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स होंगे बोरॉन और एल्यूमिनियम, और बोरॉन और एल्यूमिनियम किस अंदाज से ऐड होंगे? देखो होता क्या है, बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 3। यानी कि बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया? 3। ऐसी है या गलत कह रहा हूं भाई? जरा बता दो। यस सर। जी सर। ऐसी है ना? तो चलो आगे बात करते हैं। अब जब हमारे पास ये ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट यानी कि बोरॉन की मैं अगर बात करता हूँ 3 है, तो सबसे पहला स्टेप यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन्स को जुड़वाऊंगा इसके पास। ये एक कंपाउंड बन जाएगा BH3। ये कंपाउंड बन जाएगा BH3। फिर मैं इसके साथ ऐड कराऊंगा, अगर मैं इसके साथ बिल्कुल आपको ऐसे दिखाऊं, एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैं 3 हाइड्रोजन्स को ऐड करा देता हूं। यानी कि ये बन जाएगा AlH3, ये बन जाएगा BH3। इन दोनों के साथ मैं ऐड कराऊंगा सेलाइन को, तब जाकर एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बात समझ गए? इसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बात यहां तक क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक सबको? सर इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कराते? चलो सही है, आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं हम इसको लेके। अब देखो यहाँ पर हम इसको जरा एक जनरल एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूँ, बोरॉन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की प्रिपरेशन की मैं आपसे अगर बात करूं, तो वो प्रिपरेशन कुछ इस अंदाज से है भैया कि मैंने सबसे पहले लिए 2B, सही है, और रिएक्ट कराया 3H2 से, सही है, और रिएक्शन के थ्रू मेरे पास बन गया 2BH3। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो प्रिपरेशन का मेरा पहला स्टेप ये हुआ कि मैंने बोरॉन को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन गैस के साथ, नाउ वील गेट द BH3। अब ये BH3 जो कंपाउंड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझाऊं, इसका जो नाम कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, उसकी वजूहात क्या है? कोई जरा मुझे कॉम्प्लेक्स के माने बताएगा? लफ्ज कॉम्प्लेक्स के माने क्या होते हैं?
सर वो चीज तो बहुत बेहतर बनी है। वो चीज जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी। कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऐसी चीज जो मिक्सचर हो या उसका एक प्रॉपरली रेशो ना हो, कुछ इस तरह सी बात की जाती है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो थोड़ा सा ना समझ में आने वाले मामलात होते हैं ना, उनको जो घिचपिच वाले मामलात होते हैं उनको हम कहते हैं काफी कॉम्प्लेक्स मामला है ये ना। तो खैर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की वजह क्या है? देखो यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन आपके पास जुड़े थे, ये तीनों हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे? कोई बताएगा मुझे कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट था। बॉन्ड। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि अब इसी कंपाउंड के बनने की सूरत में एक और जगह पर आयोनिक बॉन्ड कैसे आएगा। ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने किया क्या, हमने यहां पर दूसरे स्टेप में अपने इस BH3 को लिया और BH3 को लेने के बाद रिएक्ट कराया एक सेलाइन। ये था ना BH3 को सेलाइन के साथ रिएक्ट कराना था। मैंने रिएक्ट कराया, सेलाइन ले लेता हूं सोडियम का, यानी कि NaH ले लेता हूं मैं, सोडियम का हाइड्राइड लिया यानी कि सोडियम हाइड्राइड जो कि एक नॉर्मल सलाइन है, इसे मैंने लिया और लेने के बाद रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने की सूरत में मेरे पास एक कंपाउंड बना जो NaBH4 बना, जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है बेटा इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड नाम है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? यस सर। यहां तक की बात सबको समझ में आती है भाई? अब आओ देखते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया था कि इसमें कोवेलेंट नेचर था, लेकिन आयनिक नेचर कैसे है? देखो ये था बेटा BH3, कुछ कह रहा है जमीरा, बोलो जमीरा। जमीरा बोलो बेटा, क्या हुआ? अच्छा देखो भाई, ये BH3 था, यहाँ थे प्रॉपरली कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या थे यहाँ पे? प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास मौजूद थे। लेकिन जैसी मैं लेकर आया NaH को, किसे लेकर आया मैं? NaH को लेकर आया। तो जरा मुझे बता दो, NaH को अगर ब्रेक करता हूं, आयनाइज करता हूं, तो आयंस क्या बनेंगे? Na पॉजिटिव H नेगेटिव। Na पॉजिटिव और H नेगेटिव बनेंगे, ऐसे ही होगा। Na पॉजिटिव और H नेगेटिव के आयंस आपके पास बनेंगे। अब ये जो H नेगेटिव है, आपने एक बॉन्ड पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद है या नहीं याद? यस यस सर सर याद याद है। है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड याद है ना आप लोगों को? तो वो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा था ना, कुछ उसी से रिलेटेबल मामला आपके पास यहाँ पर है। होगा क्या इन दी एंड? देखो ये ऐड हो रहे थे, रिएक्शन होता है, इन दी एंड क्या कहानी निकलकर सामने आई कि ये एक बोरॉन था, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, ऐसी है 3 हाइड्रोजन थे, दोनों तीनों जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे। एक और हाइड्रोजन आया, एक और हाइड्रोजन आया जो बेसिकली अपने साथ, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन चला गया यहां। अब जब ये हाइड्रोजन आया तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज था? जो चौथा हाइड्रोजन आकर जुड़ा है, उस चौथे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज था? बताओ मुझे जरा। नेगेटिव। नेगेटिव। तो वो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आया। अब इस पूरी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज वाली चीज तो पहले से मौजूद है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? -1 या -4? कैसा होगा बताओ? कैसा चार्ज होगा भैया? -1, -4, -3, -2, क्या होगा चार्ज? बताओ। इस BH4 पे क्या चार्ज होगा? आवाज आ रही है? सर आपकी वीडियो बहुत हैंग हो रही है। हाँ बेटा, ये मेरा असल में अभी आप लोगों से उस वक्त रोकते हुए जो मैंने फोन पे बात की थी, वो इंटरनेट वाले को ही फोन किया था। हमारा इंटरनेट माशाल्लाह से आज बहुत
प्यारा चल रहा है, इतना हसीन चल रहा है कि बराबर में डिवाइस रखने के बाद बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। खैर, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि मुझे ये बताओ कि ये जो BH4 मैंने इस वक्त बनाया है, इस BH4 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बता दो जल्दी से। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो लगा दिया ना मेरे बेटे मैंने, -1 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा? -1 क्या आएगा? नेगेटिव -1 आएगा सर। -1 आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बेसिकली आ रहा है ना, वो नेगेटिव चार्ज आ ही किसकी वजह से रहा है? वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस हाइड्रोजन की वजह से, जो कि बाहर से आया, और वो हाइड्रोजन का अपना जाती चार्ज क्या था? नेगेटिव सिंगल, यानी कि -1 चार्ज था। अब ये -1 आया, यहाँ तो सब न्यूट्रल थे ना, ये तो गरीब शरीफ आदमी थे, इनके पास जब ये एक नेगेटिव चार्ज वाला आया तो सिर्फ इसी का नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा वो सिर्फ ये था। बात यहां तक सब मेरी समझ में? यहां तक बात सबको समझ में आती है भैया? यस सर। सर अब देखो, मार्केट में जब ये एक पूरा नेगेटिव का आयन जनरेट हो गया, साथ ही साथ मार्केट में एक दूसरा पॉजिटिव का आयन भी मौजूद है, तो अब ये जो पॉजिटिव का आयन है ये आ गया यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है या नहीं होती? होती है सर। तो वो अट्रैक्शन कौन सी होती है? कौन सी आयोनिक अट्रैक्शन होती है भैया वो? कोवेलेंट। बता दो भाई, अट्रैक्शन कौन सी होती है? सर फोर्स होती है ना? सर आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स गुड। और उस अट्रैक्शन को हम एक पर्टिकुलर नाम भी देते हैं, वो नाम भी बता दो। आयोनिक। आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? क्या ये आयनिक है, क्या ये कोवलेंट है, क्या सीन क्या है ये बताओ। ये लोग बताओ भाई। आयोनिक है सर। आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो हम कोवलेंट कहांगे भैया? ये जो BH3 के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड थे उनका क्या कहेंगे हम फिर? वो क्या है? वो कुछ भी अहमियत नहीं रखेंगे? कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा ना ये। अकलमंदों, 22 अकलमंदों, मैं तो एक फिर गरीब आदमी हूँ, आप 22 तो अकलमंद हैं। बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा ये? क्या ये आयनिक है? बता दो भैया, क्या ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? BH4 तो रेडिकल बन गया, तो उस रेडिकल और सोडियम आयन के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स गुड। और अंदर वाले रेडिकल के अंदर के बॉन्ड को तो काउंट नहीं करेंगे ना? नहीं। ओ सर। तो देखो इसी वजह से हाइड्राइड बन जाएगा। दैट्स गुड। ये जो एक प्यारा सा जवाब बीच में से कहीं से आया था, बहुत Thank you, देर के सोच विचार के बाद इतना आसान जवाब दिया, जो कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन जवाब ही नहीं था। बेसिकली मैंने पूछा बॉन्ड कौन सा बनेगा, इसी वजह से तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स है। कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास सिंपल नजर आ रहा है कि यार कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट के ऊपर और सोडियम के ऊपर लगे चार्ज से पता चल रहा है कि यार ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस की अट्रैक्शन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड।